हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में। जैसा कि इलेक्ट्रिकल लाइन में महामैराथन चल रहा है, तो महामैराथन जो चलेगा मात्र 23 जो है कि नवंबर तक चलेगा। तो आप सब जुड़े रहिए, अपने तैयारी को करते रहिए। देखिए, अभी जो हम लोग को वॉल्यूम 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। वॉल्यूम 2 में जो है सो हम लोग की कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे थे। कंट्रोल सिस्टम चल रहा है। कंट्रोल सिस्टम के बाद इधर है जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर चल रहा था। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है सो 5वां चैप्टर हम लोग चालू कर चुके हैं। बाकी जो 3-4 चैप्टर है, जो कि पहला चैप्टर है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता था, और डायोड रेक्टिफायर होता है। उसके बाद फेज कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, चॉपर होता है। तो ये चारों हम लोग जो है सो चारों चैप्टर को हम लोग को सोल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग जो आ गए हैं जो कि इन्वर्टर एंड चॉपर में, तो जितना भी क्वेश्चन हो सकता है लगभग कि 40 मिनट का एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें जितना मैक्सिमम क्वेश्चन होता है उसको अपलोड करने की, सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जितना भी थियोरी होता है, थियोरी को कंसीडर ज़्यादा कर रहे हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, और उसके बाद सोल्व करने के बाद थियोरी को ज़्यादा रिवीजन में ले रहे हैं, ताकि हम लोग को जो कि कॉन्सेप्ट जो हो कि क्लियर होते रहे। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, और लगातार जो है कि वॉल्यूम 2 का बहुत सारा स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था कि वॉल्यूम 2 का सॉल्यूशन किया जाए। तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, स्टूडेंट से न्यू स्टूडेंट हो या पुराना हो तो छूट जाता है। तो इसलिए हम लोग रेगुलर है, जो कि पहले अभी कंट्रोल सिस्टम चलता है, कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, उसके बाद जो होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर होता है, फिर माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो इतना सारा टॉपिक को कंसीडर करके हम लोग जो कि महामैराथन में चला रहे हैं। जो कि महामैराथन अभी जो फिक्स किए थे वो जो कि 23 तारीख तक चलेगा, जो कि एग्जाम है 23 तारीख। 24 को छोटा सा जो कि होगा, रिन्यू होगा, उसको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो आप सभी का ज्ञान और मोक्ष की धरती गया से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। और किसी तरह का संपर्क करना होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को आज का, और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो इसको छोटा कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। शुरू में एकाध को लाइन में बोले से सब साला 2 मिनट में भाग जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है लिखा गया इन्वर्टर एंड कन्वर्टर में। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है कि फॉर एन साइकिल एंड एम साइकिल ऑफ, क्या है कि एन है जो कि ऑन साइकिल है, एम है जो ऑफ साइकिल है। द सिंगल फेज एसी कंट्रोल्ड होता है, एसी वोल्टेज कंट्रोल होता है। तो कह रहा है कि इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा। तो पावर फैक्टर क्या होगा, इनपुट पावर फैक्टर का बात कर रहा है। तो एन दिया गया है जो कि ऑन साइकिल है, एम जो है सो ऑफ साइकिल है, और सिंगल फेज है, एसी कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल है। द इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी है, जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इनपुट पावर फैक्टर का यहाँ पर देखिएगा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि थ्योरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन अपॉन एन प्लस एम होता है, जो कि क्या है, एन जो है सो कि ऑन है, उसके बाद एन प्लस एम जो कि ऑन ऑफ हो गया। तो कहते हैं कि पावर फैक्टर जो कि पढ़ते हैं हम लोग की सीरीज में पढ़ते हैं, रेजोनेंस में, आरएलसी सीरीज या रेजोनेंस सर्किट में पढ़ते हैं। तो यहाँ भी पावर फैक्टर को पढ़ना रहता है, जो कि कन्वर्टर इन्वर्टर में है। तो यहाँ पे ऑन बटा ऑन प्लस ऑफ हो जाएगा। देखिए थ्योरी को हम लोग देखते हैं, थ्योरी में क्या कह रहा है। थ्योरी में कह रहा है कि इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल्ड एन ऑन साइकिल एंड एम इज ऑफ साइकिल। एन जो है सो ऑन साइकिल है, एम जो है सो ऑफ साइकिल है। तो यहाँ पर देखिए इनपुट पावर फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट एन अपॉन, मतलब कि ऑन अपॉन ऑन प्लस ऑफ हो जाएगा। तो अंडर रूट के से इसको डिनोट किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल मेथड इज यूज्ड ओनली दोज द लोड विच हैव द हाई टाइम कांस्टेंट में यूज किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कह रहा है ये सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है, एक सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है द इनपुट वोल्टेज कितना है, 48 वोल्ट दे रहे हैं, उसको इनपुट वोल्टेज 48 वोल्ट दिया जा रहा है। इन्वर्टर इज फीड ए लोड फोर, इतना क्या है, 2.4 जो है सो ओम दिया गया है, रेजिस्टेंस जो कि क्या है, लोड दिया गया है 2 ओम का, 2.4 ओम का लोड दिया गया है। तो कह रहा है कि आरएमएस आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। कह रहा है कि आरएमएस आउटपुट वोल्टेज एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है उस पर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो आउटपुट वोल्टेज बराबर देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, भी आउटपुट बटा 2 वी एस अपॉन पाई साइन ओमेगा।
तो आउटपुट वोल्टेज जो निकालने के लिए कह रहा है कि जो इनपुट वोल्टेज आरएमएस में दिया गया है उसको पाई से मैंने 2 Vm/पाई पहले तो है कि एवरेज में निकाला है, पहले एवरेज में चेंज किया है और साइन ओमेगा टी से गुना कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, आउटपुट वोल्टेज एवरेज ही होगा क्योंकि हाफ क्या है, सिंगल फेज हाफ ब्रिज है, इन्वर्टर है। तो हमेशा इन्वर्टर होता है डीसी में कन्वर्ट कर देता है, तो एवरेज ही होगा डीसी। तो यहाँ पर देखिएगा जो कि पुट करेंगे 2 Vm जो कि 48 है, वी सप्लाई वोल्टेज 48/पाई है, और जो कि बी ऑप्शन सही कह रहा है ना। तो 2 48 हो गया और बटा पाई हो गया, और साइन थीटा का मान क्या था, थीटा यहाँ पर पता करना पड़ेगा थीटा क्या होगा। तो साइन ओमेगा टी हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान जो है सो 45 लिया है और सोल्व किया। तो देखिए क्या बोल रहा है, फॉर द सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज ये हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया है 2 Vm/पाई, तो ठीक है, लेकिन 1/√रूट से गुना किया है जो कि साइन ओमेगा टी का मान दिया गया है जो कि 45 डिग्री के आसपास दिया है। तो इसको इसी तरह से पुट कर देंगे। हमको तो लगता है यहाँ पे अगर Vm चेंज करेंगे, Vm में चेंज करेंगे तो √2 गुना Vrms हो जाता है, तो गुना में हो जाए, लेकिन ये भागा में है। तो देखिए इसका अगला पेज में हो सकता है सॉल्यूशन दिया होगा, तो उसको सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं, जो कि पेज नंबर दूसरा चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा और सॉल्यूशन दिया है, उसको सॉल्यूशन को चेक करते हैं क्या छूट रहा था हम लोग से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो कह रहा था कि यहाँ पे देखिए इस तरह से बोल रहा था, देखिए बोल रहा है वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला तो दे दिया था, अगर आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज में चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो आरएमएस चेंज करने के लिए क्या है, 2 Vm/पाई तो होता है कि एवरेज में होता है, लेकिन 1/√2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया, आरएमएस में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सो आरएमएस में वोल्टेज दिया गया है, जो कि क्या कह रहा था, इन्वर्टर है, ए सिंगल फेज हाफ इन्वर्टर इनपुट वोल्टेज इतना दिया गया है, इन्वर्टेड फीड द लोड इतना देता है, द फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ये बात करना था, जब फ्रीक्वेंसी का बात करें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो हमेशा जो कि आरएमएस में हो जाएगा, एवरेज नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे देंगे तो हो जा आरएमएस में ही उसको मेजर करते हैं। तो आरएमएस में चेंज करने के लिए जैसे ये Vm था, Vm के मान आ गया, उसके बाद √2 से डिवाइड कर दिए तो भी आरएमएस का मान आ गया। तो यहाँ पर यही ध्यान देना था, √2 से डिवाइड करके लाना था। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है कि द साइक्लो कन्वर्टर फीड इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर को क्या है, साइक्लो कन्वर्टर फीड कर रहा है वोल्टेज, मोटर को ड्राइव कर रहा है, इज द मोस्ट सुटेबल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि साइक्लो कन्वर्टर को इंडक्शन मोटर है, साइक्लो कन्वर्टर से क्या है फीड कर रहे हैं वोल्टेज को, तो कौन सा मेथड है जो कि सुटेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मैकेनिकल टूल्स ड्राइव में यूज करते हैं, मैकेनिकल टूल ड्राइव में यूज करते हैं, जो कि ए साइक्लो कन्वर्टर फीड इंडक्शन मोटर ड्राइव इज ए मोस्ट सुटेबल फॉर द वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि मशीन टूल्स ड्राइव में यूज करते हैं उसको सोल्व करने के लिए। देखिए यहाँ थ्योरी कह रहा है ए साइक्लो कन्वर्टर फीड इंडक्शन मोटर ड्राइव द मोस्ट सुटेबल कौन होगा, वेयर प्राइस कंट्रोल रिक्वायर्ड होगा, द ऑपरेशन इज द स्मूथ एंड एफिशिएंट होता है, ऑपरेशन स्मूथ होता है एंड एफिशिएंट होता है, लेस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ टॉर्क, टॉर्क पोजीशन जो कि होता है बहुत कम होता है, एंड हार्मोनिक्स भी लॉस कम होता है, एंड द मशीन इन द पेपर मिल कांस्टेंट स्पीड स्मूथ वेरी स्पीड इज द रिक्वायरमेंट, जो कि पेपर मिल में होता है स्मूथ स्पीड होता है, उसके बाद जो कि स्पीड कंट्रोल अच्छा होता है और स्मूथ वेरिएबल स्पीड पर भी काम कर सकता है। तो क्या है, मशीन टूल में यूज करते हैं, जो कि साइक्लो कन्वर्टर का इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ए साइक्लो कन्वर्टर इज यूज्ड फॉर, साइक्लो कन्वर्टर किस लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, एसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए हमको साइक्लो कन्वर्टर का जरूरी होता है। तो साइक्लो कन्वर्टर कहाँ यूज करते हैं, एसी से एसी कन्वर्टर, जैसे कि फिक्स एसी है तो उसको वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करने के लिए साइक्लो कन्वर्टर का यूज किया जाता है। तो इसलिए जो कि मशीन का जो स्पीड कंट्रोल होता है, वोल्टेज कंट्रोल भी होता है, करंट कंट्रोल भी होता है। तो यहाँ पे जो होता है कि एसी से एसी ही कन्वर्ट करता है और वोल्टेज को ऊपर नीचे करके उसको कंट्रोल करता है और चलाता है। तो यहाँ पर देखिए साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर इज एसी एसी कन्वर्टर एंड आर यूज फॉर द वेरी द फ्रीक्वेंसी, क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी को वैरी करता है साइक्लो कन्वर्टर,
ऑफ ए सप्लाई डिजायर रोड फ्रीक्वेंसी। साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है कि एसी टू एसी वर्क करता है, लेकिन क्या है फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल करता है। फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है वेरिएबल, इससे होता है। तो साइक्लो कन्वर्टर का मेन काम जो कि है फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल करना, जो कि बहुत सा मोटर होता है कि जैसे कि यहाँ पर एन एस बराबर होता है 120 F/P होता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जो कि स्पीड डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को भी कन्वर्ट करके हम लोग को जो होता है स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए क्या कह रहा है, दीज आर मेनली यूज इन द हाई पावर एप्लीकेशन। हाई पावर एप्लीकेशन में ही यूज करते हैं, 10 मेगावाट के आसपास रहता है तभी 10 मेगावाट का यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी रिडक्शन, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। आगे चलते हैं 5 में, द पल्थ विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर फॉर द कंट्रोल ऑफ एन एसी मोटर फीड फ्रॉम द विच ऑफ द फ्लोविंग। कह रहा है एक कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर है फॉर द कंट्रोल एसी मोटर, एसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए पल्स विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर को यूज कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फ्लोविंग, कौन सा मतलब किसका यूज करेंगे। तो जो यूज करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर जो कि बी ऑप्शन सही है, यूनिक कंट्रोल रेक्टिफायर का हम लोग यूज करेंगे। यूनिक कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो कि सॉल्यूशन कह रहा है, द पल्स विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर फॉर द कंट्रोल ऑफ द एसी मोटर, एसी मोटर का कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है फ्रॉम द अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, अनकंट्रोल से कंट्रोल की तरह यूज करते हैं। आउटपुट वोल्टेज ऑफ द अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर ऑब्टेन बाय द एडजस्टिंग ऑन ऑफ पीरियड, ऑन ऑफ पीरियड से करके हम लोग को पल्स विद मॉड्यूलेशन नहीं होता कि जैसे कि यहाँ से पहले पल्स देते हैं तो क्या होता है सिग्नल जाने लगता है, फिर यहाँ पल्स नहीं होता फिर देते हैं, तो इसी तरह से कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पल्स मॉड्यूलेशन टाइम पर डिपेंडेंट करता है। दिस मेथड इज कॉल्ड PWM भी कंट्रोल कहता है, या टाइम रेशियो कंट्रोल भी कहा जाता है इसको। इन द मेथड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट होता है, सो दैट आउटपुट वोल्टेज और करंट रिमेन कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली, कांस्टेंट होता है, हेंस इट इज डिफाइंड एट द अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और कहा जाता है इसको अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी कहा जाता है इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिंगल फेज जो है, एक सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स है, इसमें स्क्वायर वेव इन्वर्टर का यूज किया जाता है फीडिंग प्योर इंडक्टिव लोड, द वेव फ्रॉम ऑफ द करंट विल बी क्या होगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स है जो कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर का यूज किया जाता है, स्क्वायर वेव इन्वर्टर फिट किया जाता है प्योर इंडक्टिव लोड के लिए। प्योर इंडक्टिव लोड के लिए हम लोग स्क्वायर वेव का जो कि है सो यूज करके स्क्वायर वेव देते हैं, जो कि सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स होता है। और द वेव फ्रॉम द करंट विल भी क्या होगा, करंट किस तरह का होगा, वोल्टेज स्क्वायर वेव देते हैं तो करंट किस तरह का वेव होगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि डी ऑप्शन सही होगा, जो कि ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स स्क्वायर वेव इन्वर्टर फीड प्योरली इंडक्टिव लोड, अगर प्योर इंडक्टिव लोड को देते हैं द वेव फॉर्म ऑफ द लोड करंट विल बी ट्रेंगुलर, जो कि जैसे यहाँ से स्क्वायर वेव अगर देते हैं यहाँ से हम लोग को वोल्टेज के फॉर्म में, तो जो कि इंडक्शन के बाद जो होता है इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड में देते हैं इस तरह का पल्स, तो क्या होता है कि आउटपुट में जो होगा कि जो कि वेव जो होगा वो ट्रायंगुलर हो जाएगा। तो इस तरह से होता है किसके वजह से, तो स्क्वायर वेव किसके वजह से होता है, तो सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स स्क्वायर वेव किया जाता है, तो ऐसा मतलब आउटपुट मिलता है, देते हैं स्क्वायर वेव तो मिलता है ट्रायंगुलर, जो कि इसरो में देखिए 2016 में पूछा गया ईएससी का क्वेश्चन है, बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो आप सब इसी तरह से रिवीजन करिए और बनाते रहिए क्वेश्चन को, अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है इन द सिंगल फेज मॉड्यूलेशन ऑफ द पल्स विथ मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन है, पल्स देकर के उसको मॉड्यूलेट किया जाता है। थर्ड हार्मोनिक्स कैन बी एलिमिनेट, थर्ड हार्मोनिक्स को क्या हो रहा है, एलिमिनेट कर रहा है। इफ द पल्स विथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि थीटा कितना होगा, अगर थर्ड हार्मोनिक्स को रिमूव करते हैं तो कह रहा है कि इफ द पल्स विथ इड इक्वल टू कितना होगा, थीटा का मान क्या होगा। पल्स पल्स विथ मॉड्यूलेशन का एक फॉर्मूला होता है, जो कि यहाँ पे देखते हैं आगे इसमें दिया गया होगा, तो आगे इसको अपलोड कर देते हैं उसके बाद उसमें देखेंगे। तो दूसरा पेज हो गया, ये तीसरा पेज देखते हैं, दूसरा पेज ही था ना।
तो दूसरा पेज में देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नीचे 8 है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी ऊपर कर देते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं। देखिए इसी तरह से है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले यही जरूरी है कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन का फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई अपॉन एन होता है। एन जो है सो हार्मोनिक्स है और थीटा है, जो कि थीटा निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो कि थीटा ही कहा जाता है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन थीटा जो कि होता है, जैसे पल्स देते हैं तो कितना डिग्री के बाद डिस्प्लेस कर करके जो कि हम लोग थीटा को एंगल देते रहते हैं, तो थीटा ही होता है। इसका 2 पाई/एन होता है, 2 पाई/एन होता है, जो कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन का होता है। तो कह रहा है 2 गुने 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन जो है सो थ्री, थर्ड हार्मोनिक्स को यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जो कि 36, 18, 120, जो कि 120 डिग्री का क्या होगा, पल्स 20 थीटा जी इक्वल टू होगा 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री का पल्स विथ जो होगा कि 120 डिग्री का होगा। तो पूछ रहा था क्या, एक बार रिवीजन करते हैं। कर एक सिंगल फेज मॉड्यूलेशन है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन है। अगर थर्ड हार्मोनिक्स कैन भी एलिमिनेट करते हैं, थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करते हैं मतलब हटाते हैं, तो थीटा का मान क्या होगा, तब पल्स का क्या मान होगा, जो कि पल्स थीटा कितना डिग्री पर पल्स को देंगे हम लोग। तो पल्स विद मॉड्यूलेशन का फार्मूला 2 पाई/एन होता है यहाँ पे। तो इस पे टू जो कि 2 पाई का मान होता है 180 डिग्री, बाकी 3 से डिवाइड कर दिए तो 120 डिग्री के बाद जो है सो इस तरह से पल्स दिया जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे फिगर दे दिए। तो मान लीजिए यहाँ पे जो कि साइनसोइडल फॉर्म होता है, साइनसोइडल फॉर्म ऐसे होता है। तो मान लीजिए 180 डिग्री कहाँ से कहाँ तक देंगे, तो इसको देखिए यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पर 90 हो जाता है, वहाँ पे 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो लगभग जो है सो कितना 180 डिग्री कम यहाँ पर पल्स देंगे। पल्स कहाँ देंगे हम लोग, यहाँ पर देंगे। और अगला पल्स कहाँ देंगे, तो 180 डिग्री लगभग फिर यहाँ से ऐसे जाएगा तो यहाँ पर पल्स देंगे। तो पल्स भी थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा, पल्स इस तरह से 120 डिग्री के आसपास देंगे। तो इसको डिलीट करते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो कि 8 में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि थ्री फेज इन्वर्टर डिलीवर पावर ए रेजिस्टिव लोड। थ्री फेज इन्वर्टर है जो कि रेजिस्टिव लोड पर दे रहे हैं, जो कि डीसी सोर्स है, जो कि वीएस बोला गया है, वीएस है डीसी सोर्स। फॉर द स्टार कनेक्शन ऑफ द आर, आर जो है सो स्टार कनेक्टेड पर फेज है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द लोड करेंट आई आरएमएस निकालना है। फॉर द 120 डिग्री कनेक्शन इज मेड, जो कि थीटा क्या है 120 डिग्री है। तो हम लोग को निकालना है जो कि करंट में आई आर एम एस का मान निकालना है, आई आर एम एस का मान निकालना है, जो कि वी डी सी बी सोर्स है, जो वी से सूचित किया गया, थ्री फेज इन्वर्टर है, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए बस थ्योरी ही है, कोई बस और कुछ नहीं, नॉमेरिकल यहाँ पे नहीं है। देखिए यहाँ पे जो कि ए ऑप्शन सही कह रहा है कि 1/√6/VS/R हो जाएगा। VS/R कहने का मतलब ये करंट ही है, जो कि 1/6 के डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो जो कि IS/ जो होगा √6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो कि आउटपुट करंट निकल जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा था कि थ्री फेज था ना, थ्री फेज था, इसलिए √6 से डिवाइड किया करंट को आउटपुट करंट निकालने के लिए। 120 डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे जो कि नॉर्मल हम लोग आरएमएस निकालने के लिए √2 से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या है √6 से डिवाइड किया, क्योंकि थ्री फेज है। बस इतना ही था। देखिए थ्योरी में भी कह रहा है, थ्योरी को सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो बोल रहा है, थ्री फेज 120 डिग्री मोड VIS दिया गया है। आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जो कि VRMS बराबर जो कि होता है थ्री फेज में VS/√6 होता है। बस यही फार्मूला नहीं पता होगा, बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा, लगता हो क्या दिया है। तो VRMS थ्री फेज में निकालना होगा, तो VS जो अपॉन जो कि 6 हो जाता है, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होता है तब। तो यहाँ पे देखिए IRMS भी निकालना है, तो IRMS जो कि आई यहाँ पे हो जाता है √6 से डिवाइड कर देंगे। बस यही बता रहे थे कि जब 120 डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, VS/√6 से डिवाइड करेंगे। ऐसे RMS निकालने के लिए 1/√2 से डिवाइड करते हैं, 1/√2 से गुना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए सिंगल फेज फुल वेव AC वोल्टेज कंट्रोल्ड है द रेजिस्टिव लोड इज 10 ओम
आउटपुट जो लोड दिया गया 10 ओम का है, सिंगल फेज है, फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोल है। तो जो कि फुल वेव का कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है लोड जो दिया गया इतना, इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट दिया गया है। इनपुट वोल्टेज कितना दिया गया है? 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी किया गया है। द डिले एंगल ऑफ बोथ है ऑफ द ट्रायंगल इज 45 डिग्री। थीटा का मान जो कि 45 डिग्री का मान दिया गया है, जो कि डिले कर रहा है वोल्टेज और करंट के बीच का। द इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? तो देखिए नीचे दिया गया है। इनपुट पावर फैक्टर का भी फॉर्मूला जो कि हो गया वी आर एम एस अपॉन आई लोड करेंट अपॉन वी एस अपॉन आई लोड, जो कि है जो कि पावर डिलीवर टू द लोड, लोड का जो कि पावर अपॉन इनपुट पावर डिवाइड दे देंगे तो पावर फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि लोड आई लोड से आई लोड कट जाता है, तो यहाँ पर वी आर एम एस अपॉन वी एस हो जाएगा। तो यहाँ पर यही ध्यान देना था। तो इनपुट पावर फैक्टर का जो हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन वी एस हो जाएगा। तो वी आर एम एस जो कि वी आर एम एस जो दिया है थीटा का मान 45 दिया है। तो यहाँ पर देखिए आगे बनाया है किस तरह से। देखिए यहाँ पे अगर वी आर एम एस का मान निकाल रहा है तो वी एस अपॉन 1/पाई जो कि थीटा को लगाकर इस तरह से निकाला है, तो वी आर एम एस जो कि निकला है 0.953 का मान गुना कर दिया है, तो वी आर एम एस आउटपुट आया है। 0.935 से गुना क्यों किया है? क्योंकि जो कि थीटा एंगल दिया गया था, थीटा को डिनोट करके निकाला गया है, तो उस तरह से जो कि हो जाएगा 0.953 हो जाएगा। 230 से 230 कट जाएगा। तो बस याद रखना था 0.95 क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि पावर फैक्टर लगभग जो कि अल्फा का मान जो कि 45 है, 45 का मान ही हम लोग को आ रहा है। 0.953 का मान जो आ रहा है जो कि थीटा की वजह से आ रहा है। तो क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? इनपुट पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो कि थीटा दिया गया था, तो कॉस फाई हम लोग लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं पावर फैक्टर के लिए। तो कॉस थीटा मतलब कॉस 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। तो 1/√2 का मान 1.414 होता है। इसको डिवाइड करेंगे, जीरो देंगे और फिर जीरो देंगे, तो इस तरह से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आता तो नहीं, 0.95 के आसपास आ जाता है। तो ये जो हो गया पावर फैक्टर 0.95 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आगे चलते हैं तीसरा पेज में, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इन द सर्किट, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इसको क्वेश्चन पढ़े। इन द करंट सोर्स ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर करंट सोर्स है तो क्या कहेंगे उसको? एल फिल्टर यूज फॉर बिफोर द सी आई एस। सी आई एस कहने का मतलब क्या है, इसको थ्योरी में देखते हैं। इन ऑर्डर टू दैट द करंट इनपुट टू द करंट सोर्स इन्वर्टर, सी आई एस बोलते हैं इसको। करंट सोर्स इन्वर्टर को सी आई एस बोलते हैं। मस्ट रिमेन रिपल फ्री एंड द कांस्टेंट, सो एल फिल्टर इज यूज फॉर द सी आई एस इनपुट। कह रहा है कि करंट सोर्स इन्वर्टर सी आई एस का मतलब क्या होता है? जो कि जो होता है एल फिल्टर यूज किया जाता है बिफोर द सी आई एस। सी आई एस से पहले क्या है? एल फिल्टर को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि to order the input current source inverter CIS must be remain रिपल फ्री रहता है। रिपल जो जाता है उसमें जो कि एल फिल्टर में फ्री रहता है, रिपल नहीं जाता है। तो कहते हैं कि एल फिल्टर क्यों लगाया जाता है? एल फिल्टर इस तरह से लगाते हैं, अगर रजिस्टर को जोड़ देते हैं तो एल फिल्टर इस तरह से होता है। एल फिल्टर को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रिपल जो होता है उसको हटा देता है एल। एल फिल्टर क्या है? रिपल को हटा देता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 11 में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यहाँ पे इन द थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, थ्री फेज का है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, ऑपरेट द स्क्वायर वेव पर ऑपरेट कर रहा है। द आउटपुट लाइन वोल्टेज इज फ्री फ्रॉम, किससे फ्री फ्रॉम होगा? जो कि स्क्वायर वेव दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो बनाया है उसको देखते हैं। अभी जो हम लोग थर्ड हार्मोनिक्स का फॉर्मूला पढ़ रहे थे कि 2 पाई अपॉन एन होता था, जो कि हार्मोनिक्स का एन हार्मोनिक्स का यूज करते थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ऑपरेट द स्क्वायर वेव का इनपुट दे रहे हैं। द लाइन वोल्टेज फ्री फ्रॉम, किससे फ्री फ्रॉम होगा? तो देखिए सॉल्यूशन में देखते हैं यहाँ पे।
इन द थ्री फेज पल्स वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ऑपरेट स्क्वायर वेव मॉड्यूल। क्या है, थ्री फेज ऑपरेट कर रहा है। द आउटपुट लाइन वोल्टेज थर्ड हार्मोनिक्स फ्री रहेगा। थर्ड हार्मोनिक्स क्यों फ्री रहेगा, तो देखिए कह रहा है आउटपुट लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू थ्री फेज 180 डिग्रीज मोड वी आई एस रहता है, कि जो कि 180 डिग्री डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि 1 2 3 4 5 यूज कर रहे हैं, 135 का, तो यहाँ भी 4 VS/N पाई कोस इस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कोस अल्फा का ही कॉस जो हार्मोनिक्स होता है हमेशा एन पाई अपॉन जो कि 6 हो जाएगा, क्योंकि थ्री फेज है इसलिए 6 हो गया। तो यहाँ पे जो कि हार्मोनिक्स निकालने के लिए 0 हो जाता है। कोस एन पाई अपॉन 6 इसलिए लिया गया है, जो कि थ्री फेज है, तो बराबर 0। अगर यहाँ थ्री पुट करते हैं 180 हो जाएगा। यहाँ पे थ्री पुट करते हैं, यहाँ 180 पुट करते हैं, तो कट जाएगा 36 18 30 30 ये 90 के आसपास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक्स को ही रिप्लेस कर रहा है। कह रहा है कि ऑल द थ्री थर्ड हार्मोनिक्स एब्सेंट फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। थर्ड हार्मोनिक्स क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7 हार्मोनिक्स तो पढ़ना ही नहीं है अभी तक, हमको लगता है। ऐसे भी क्वेश्चन को मार सकते हैं, थर्ड हार्मोनिक्स से ज़्यादा होता ही नहीं है। पढ़ने के लिए हम लोग को है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इन द थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर यूज्ड फॉर द स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर। थ्री फेज कन्वर्टर को यूज कर रहे हैं जो कि इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए। एंटी पैरेलल डायोड आर यूज्ड इन द अक्रॉस द स्विचिंग डिवाइस, सो द मेन पर्पस ऑफ द डायोड। तो कह रहा है मेन पर्पस ऑफ डायोड इज टू, जो पर्पस क्या है डायोड को यूज करने का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है प्रोटेक्ट द स्विच द डिवाइस ओवर वोल्टेज, प्रोवाइड द पाथ। क्या क्या ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सीधा सॉल्यूशन पर चलेंगे। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं और सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो कि सी ऑप्शन कह रहा है कि सही होगा, तो सी पढ़ते हैं हम लोग। सी कह रहा है कि ऑल अलाउ द मोटर टू रन एनर्जी ड्यूरिंग द रिजनरेशन। क्या कह रहा है कि डायोड को जो कि रिवर्स में इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि जो अलाउ करता है मोटर को टू रिटर्न एनर्जी ड्यूरिंग रिजनरेशन मेथड। जैसे कि जो भी अगर बैक ईएमएफ का बात करें, यहाँ पर रिजनरेशन यहीं पे होने लगता है। जैसे जिस तरह से मोटर स्पीड कर पर चल रहा है, अगर उसका जो कि स्पीड उल्टा हो जाता है, तो मतलब लोड ज़्यादा होता है, तो बैक ईएमएफ का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यही कह रहा है अलाउ द मोटर टू रन एनर्जी ड्यूरिंग द रिजनरेशन। रिजनरेशन केस में भी रन करते रहे, क्योंकि जो कि रिवर्स में एक लगाया जाता है जो कि ईवी बैक ईएमएफ जो आता है उसको जो कि बाईपास करके निकाल दे। तो इसलिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सी का देखिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। सी में क्या करें, इन द थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर यूज फॉर द स्पीड कंट्रोलर इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को कंट्रोल में किया जाता है। एंटी पैरेलल डायोड जो होता है, एंटी पैरेलल डायोड क्यों यूज करते हैं, टू अक्रॉस द स्विचिंग डिवाइस यूज करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द डायोड इज अलाउड टू द मोटर रन एनर्जी ड्यूरिंग द रिजनरेशन। जब रिजनरेशन होने लगता है, जब मोटर जनरेट करने लगता है वोल्टेज को, उस टाइम जो होता है कि पैरेलल डायोड वर्क करता है, जो कि स्विचिंग के रूप में यूज करता है, और जो एक्स्ट्रा करंट वोल्टेज होता है उसको निकाल देता है। देखिए कि एनएससीएल में यूपीपीएस में पूछा है, डीएमआरसी में पूछा है, क्वेश्चन अच्छा है। इसी तरह से जो कि कन्वर्टर से क्वेश्चन पूछते रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, कह रहा है द टेक्निक स्टैंडर्ड पैरामीटर नोन एज द सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर द ग्रिड कनेक्शन इन्वर्टर इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है, तो इसको देखिए आगे निकालते हैं, इसका जो कि है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो पूछ रहा था उसको इसी तरह से ऑप्शन है ए बी सी डी, नीचे देखिएगा। यहाँ पे देख रहा है, कह रहा है कि एक टेक्निक है स्टैंडर्ड पैरामीटर नोन एज द सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर ग्रिड कनेक्शन, जो कि ग्रिड कनेक्टेड करने के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड जो कि होता है उसको बारे में पढ़ना है। इन्वर्टर का क्या कहा जाता है, पैरामीटर नोन एज सेफ्टी स्टैंडर्ड ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर, जो कि इन्वर्टर एक कनेक्ट रहता है सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो कि ग्रिड का कनेक्शन को मतलब सेफ्टी देने के लिए, वो इन्वर्टर को क्या कहा जाता है। पहला में जो कि ऑप्शन डी है, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटी
आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन इसको कहा जाता है, एंटी आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन कहा जाता है, जो कि स्टैंडर्ड ग्रिड को कनेक्ट करने से पहले इसको इन्वर्टर का यूज किया जाता है, कि सेफ्टी स्टैंडर्ड ग्रिड को कनेक्ट किया जाता है इन्वर्टर से, जो कि क्या होता है, एंटी आइसलैंड प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कह रहा है। डी ऑप्शन में कह रहा था कि एंटी आइसलैंड प्रोटेक्शन जो होता है, आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन, इट इज द एंटी आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन इज द कॉमनली रिक्वायर्ड द सेफ्टी फीचर, सेफ्टी फीचर के लिए इसको यूज किया जाता है एंटी आइसलैंडिंग का, विच डिसेबल द पीवी इन्वर्टर, पीवी इन्वर्टर का यूज किया जाता है व्हेन द ग्रिड इन इंटर्स एंड द आइसोलेटर कनेक्शन, इस तरह से होता है। ए ग्रिड इन्वर्टर है द सोफ्टिकेटेड मॉनिटर होता है, जो कि सर्किट होता है दैट डिटेक्ट द लॉस ऑफ ग्रिड पावर, पावर के ग्रिड ऑफ लॉस को डिटेक्ट करता है, एंड द फ्रिक्शन ऑफ द सेकेंड एंड स्विच ऑफ द इन्वर्टर ऑटोमेटिकली, अगर पावर लॉस एक्स्ट्रा होने लगता है तो ये स्विच होता है जो कि ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो ये क्या होता है जो कि ग्रिड का जो कि इनपुट होता है या आउटपुट होता है, वहां पे ये एंटी आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है, जो कि पावर लॉसेस से हम लोग को बचाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इन द सर्किट सोर्स इन्वर्टर, इन द करंट सोर्स इन्वर्टर जो होता है, CIS कहा जाता है करंट सोर्स इन्वर्टर को, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज एफ, फ्रीक्वेंसी जो है आउटपुट वोल्टेज का एफ है, एफ है कि एफ स्क्वायर है, पता नहीं एफ ही है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज इनपुट क्या होगा, इसका इनपुट क्या होगा, तो डी ऑप्शन है कि 2F हो जाएगा, जो कि करंट सोर्स इन्वर्टर होता है, जो इनपुट जो आउटपुट दे रहा है, आउटपुट जो आ रहा है जो कि एफ है, तो इसका इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो 2F हो जाएगा, मतलब आउटपुट आधा हो जाता है करंट सोर्स इन्वर्टर में। बस यही थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो होता है छोटा छोटा, जो कि पता करना रहता है। करंट सोर्स इन्वर्टर जो होता है उसका आउटपुट जो होता है आधा होता है इनपुट का। यहाँ डी ऑप्शन में कह रहा है इन द करंट सोर्स इन्वर्टर CIS इन ऑर्डर टू मेक आउटपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी AF, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इज 2F, मतलब फ्रीक्वेंसी इनपुट का 2F होता है। तो इसी तरह से छोटा छोटा टॉपिक होता है, इसको कंसीडर करके चलिएगा तो ये बहुत आपको काम देगा, और जो नहीं पढ़े होंगे उनको के लिए भी तैयारी हो जाएगा। कह रहा है 15 में, या फ्रीक्वेंसी ऑफ द इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो आउटपुट तो हमेशा जो फ्रीक्वेंसी कैन बी कंट्रोल्ड होता है, जो कि इन्वर्टर होगा जो कि कंट्रोल्ड होगा। इन्वर्टर कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो आउटपुट जो होगा कंट्रोल्ड ही होगा, इन्वर्टर को लगाते हैं इसलिए कंट्रोल करने के लिए, तो सी ऑप्शन है। तो सी का क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड आउटपुट दिया जाता है। जैसे यहाँ फिक्स मतलब 230 वोल्ट दिए हैं, तो यहाँ पे जो आउटपुट देगा 210 ही दे रहा है, लेकिन ये क्या है, कंट्रोल्ड है। हम इसको चाहेंगे मतलब इसको थिंकिंग करके हम आउटपुट दे रहे हैं, तो कंट्रोल करके आउटपुट दे रहे हैं, तो कंट्रोल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, कह रहा है एक कैपेसिटर लोड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जनरेट, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जनरेटर के बारे में कह रहा है। एक कैपेसिटिव लोड इन द वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जनरेट क्या करता है, तो डी ऑप्शन कह रहा है कि सही होगा। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है लार्जर करेंट स्पीक एंड द कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूजिंग द इंडक्टिव फिल्टर, इंडक्टिव फिल्टर के मदद से जो होता है करंट को क्या कर दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है, जो कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में होता है। देखिए थ्योरी पढ़िए तो बढ़िया समझ में आएगा क्या पूछ रहा था, इसमें आंसर क्या होगा। यहाँ कर कैपेसिटिव लोड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, जनरेट लार्जर स्किप करेंट, स्पीक्स करेंट जो होता है कि ज़्यादा जनरेट करता है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द इंडक्शन फिल्टर, जो कि कैपेसिटिव लोड वोल्टेज इन्वर्टर जो होता है वो जनरेट करता है करंट स्पीक को ज़्यादा जनरेट करता है, लार्ज मात्रा में करंट स्पीक को जनरेट करता है, उसको रिड्यूस करने के लिए इंडक्शन फिल्टर का यूज किया जाता है। तो देखिए दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इज यूज्ड, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का यूज किया जाता है कहाँ, व्हेन द सोर्स इंडक्टेंस इज लो, व्हेन व्हाइल द लोड है द हाई इंडक्टेंस, जो कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का कहाँ यूज किया जाता है, जो कि हाई इंडक्टेंस जहाँ होता है वहाँ पे यूज किया जाता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। यूजफुल द सोर्स द इंडक्टेंस लो
while the load have the high inductance, लोड जो होता है हाई इंडक्टेंस होता है और सोर्स जो होता है कि लो इंडक्टेंस होता है, वहां पर कौन सा यूज किया जाता है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो है कि थ्योरी को समझने में मदद आएगा। फिर इसके बाद पढ़ने के बाद जो अगर पढ़ेंगे थ्योरी को तो समझ में बढ़िया से आएगा। तो कह रहा है कि ए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इज मेनली यूज फॉर कन्वर्ट ए कांस्टेंट डीसी वोल्टेज टू एंड द एसी वोल्टेज विद द वेरिएबल मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो होता है कि डीसी को एसी में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन क्या करता है, वेरिएबल मैग्नीट्यूड देता है एसी का। एसी में जितना वोल्टेज चाहिए आपको उतना मिल जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का भी वेरिएबल रहता है, जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उतना मिल जाता है। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर यही होता है। तो आगे चलते हैं, जो कि 17 में कह रहा है इन द थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर 180 डिग्री मोड ऑफ द ऑपरेशन। मोड ऑपरेशन कितना है, 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का है, 90 और 90 मतलब कि यहाँ पर तक है, हाफ साइकिल तक ही ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेट द नंबर ऑफ द थायरिस्टर कंडक्टिंग 1 टाइम्स आर, कितना कंडक्टर अथी जो होता है थायरिस्टर का जरूरत पड़ेगा, तो 3 थायरिस्टर का जरूरत पड़ता है। 180 डिग्री मॉड्यूलेशन है जो कि ऑपरेशन का, थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर है। तो डायोड थायरिस्टर कितना जरूरी पड़ेगा, तो 3 जरूरी पड़ेगा। देखिए थ्योरी में क्या कह रहा है, यहाँ पे थ्योरी में कह रहा है कि सी है जो कि थ्री फेज इन्वर्टर 6 ब्रिज इन्वर्टर होता है, 6 ब्रिज इन्वर्टर होता है। थ्री फेज इन्वर्टर इज 6 ब्रिज इन्वर्टर होता है, 6 ब्रिज इन्वर्टर होता है। इट इज यूज टू 6 थायरिस्टर, क्योंकि जो कि 6 थायरिस्टर का यूज किया जाता है इस तरह से। इसी तरह से 6 थायरिस्टर का यूज किया जाता है, जो कि फॉर गेटिंग द साइकिल 360 डिग्री, 360 डिग्री को जो कि एसी होता है उसको ऑपरेट कराने के लिए हम लोग को 6 थायरिस्टर होता है। 6 से डिवाइड कर देते, एक थायरिस्टर का जो इंटरवल होता है 60 डिग्री का होता है। तो थायरिस्टर कंडक्ट आर एट ए 1 टाइम, जो कि 60 डिग्री का होता है। तो स्टूडेंट यहाँ देख रहे थे, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे जो कि इन्वर्टर एंड कन्वर्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि क्वेश्चन लगभग की ज़्यादा नहीं पढ़े, 20-17 ही क्वेश्चन पढ़े हैं। तो इसी तरह से रेगुलर पढ़ेंगे, और थियोरी को अगर यहाँ क्वेश्चन पढ़ लिए उसके बाद थियोरी का रिविजन करेंगे, थियोरी का रिविजन करेंगे जो कि इन्वर्टर और कन्वर्टर का। तो इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो थ्योरी भी समझ में आएगा, तैयारी भी होगा, क्वेश्चन को भी लगा पाएंगे, ये भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसी तरह से आगे हम लोग चलेंगे अभी, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कि चैप्टर बचा हुआ है, जिसमें तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बाइपोलर ट्रांजिस्टर BJT को पढ़ेंगे, और उसको भी थियोरी इसी तरह से पढ़ के रिविजन करेंगे। तो पावर ग्रिड बहुत जल्दी एग्जाम जो कि आने वाला है, 24 नवंबर को है, जो कि दिवाली के बीच में आ रहा है। तो रेगुलर मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। न्यू स्टूडेंट होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बहुत ही तैयारी अच्छा होगा, रेगुलर जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।